CUET 2022 की प्रिपरेशन सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट नंबर 4 आय एवं रोजगार का निर्धारण। हमारा डोमेन सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तैयारी करना चाहते हैं आप, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए टाइम खोटी ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आय एवं रोजगार का निर्धारण वाले चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी लैंग्वेज क्या होते हैं विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ है CUET की प्रिपरेशन के लिए आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये जो है एक प्रतिष्ठित विचारधारा है जहाँ पर कहा इकोनॉमी में जो है कभी भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को बोलने वाले थे, ऑप्शन है JB से, JS मिल, कीन्स, रिकार्डो ने। तो ये ऑप्शन ये जो कहा स्टेटमेंट दिया था पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है JB से, ठीक है ना। JVC की थ्योरी के नाम से भी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा इसका ऑप्शन दे रखा है पीगू, माल्थस, JM कीन्स, मार्शल। ऑप्शन होगा आपका JM कीन्स। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यू उत्पादन की संभावना नहीं होती है, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार इनका ये कहना है कि अर्थव्यवस्था जो है अगर वहाँ पर किस थोड़ी देर के लिए रोजगार बेरोजगारी आती भी है तो वहाँ पर पूर्ति इस प्रकार से जो है मांग को सृजन कर देती है कि रोजगार की स्थिति बन जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में उनके अनुसार सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहे, हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार ही रहेगा, सभी को जो है रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पादन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निर्धारित करता है प्रभावपूर्ण मांग कर। और प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जहाँ अर्थव्यवस्था का समग्र पूर्ति और अर्थव्यवस्था का समग्र मांग AD आपस में बराबर होता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग, ठीक है ना। यानी कि जिस बिंदु पर हमारा AS और AD बराबर होगा उस बिंदु को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं और इसी के अथवा रोजगार का निर्धारण होता है और इसी को कीन्स का रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निवेश की निर्धारक घटक कौन है। पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। निवेश की निर्धारक घटक का मतलब होता है कौन कौन से कारक है जिससे निवेश प्रभावित होती है, बढ़ना या घटना, परिवर्तन होना। तो ध्यान में रखिएगा, निवेश पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों से प्रभावित होती है। यानी कि रिटर्न में क्या मिलेगा, जहाँ पर आपको ब्याज या लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होती है वहीं पर हम निवेश ज़्यादा करते हैं। किसका ऑप्शन में है A और B दोनों। कीन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है, विनियोग क्या है, वित्तीय विनियोग से, वास्तविक विनियोग से, A और B दोनों से, इनमें से कोई नहीं। कीन के अनुसार विनियोग का मतलब केवल वास्तविक विनियोग से होते हैं, जहाँ पर हम वास्तव में कहीं पर क्या कहते हैं पैसा लगाते, धन का प्रयोग करते हैं। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ MEC कैसी होती है, बढ़ती रहती है, घटती जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। धन में क्या, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ हमेशा MEC मार्जिनल इफिशियंसी, ठीक है ना, क्या होती रहती है, घटती चली जाती है। B नंबर। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश कौन सा है, शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना, बैंक में जमा खाता खोलना। शेयर खरीदना, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस पर करना, पुरानी फैक्ट्री ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है दोबारा से फिर से उसको परचेज करना। तो वास्तविक निवेश क्या होता है, जब पहली बार पैसा लगता है, दैट इज भवनों का निर्माण, आप पहली बार भवन निर्माण कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे वास्तविक निवेश।
एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होता है? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 0, 1 अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में आपको रखना है, जब एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति को जोड़ते हैं, इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। और इन दोनों का रिलेशन बताता है कि ये दोनों 1 के बराबर होंगे, और यही से फार्मूला बनता है आपका कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, या फिर एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, या फिर एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। 3 फार्मूला बनता है ये 1 से। कौन सा कथन सत्य है इसमें से? एपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 0, एपीएस प्लस एमपीएस इज स्मॉलर देन 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और एमपीसी प्लस एमपीएस इज ग्रेटर देन 1। इसमें से कौन सा सही है? जैसे मैंने अभी एपीसी और एपीएस के बारे में बताया था, उसकी तरह एमपीसी और एमपीएस के बारे में होता है। ऑप्शन नंबर सी, एमपीसी और एमपीएस का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन सा है? व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों ही जो है सामूहिक मांग के घटक है। व्यक्तिगत उपभोग यानी कि सी, सार्वजनिक उपभोग यानी कि जी, विनियोग यानी कि आई। तो ओपन मार्केट में तीनों, ओपन इकोनॉमी में सी प्लस जी प्लस आई तीनों ही क्या होते हैं? सामूहिक मांग एडी के घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, जेबी से, कीन्स, रिकार्डो। ऑप्शन आएगा जेबी से। क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है? ऑप्शन है से का बाजार नियम, मजदूरी दर पूर्ण लोचशीलता, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, उपरोक्त सभी। जो क्लासिकल विचारधारा, जिसको प्रतिष्ठित विचारधारा भी कहते हैं, वो इन तीनों पर आधारित है। तीनों उसके प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? यानी कि मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था में मजदूरी में कटौती हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखती है, तो ये किसने कहा था ऐसा? पीगू ने, मार्शल ने, कीन्स ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है पीगू ने। कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कीन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर का निर्धारण सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कीन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय एवं रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? मतलब कहाँ पर जो है आय या रोजगार का संतुलन निर्धारित होता है? जहाँ पर एस इज ग्रेटर देन 1 होगा, या आई इज ग्रेटर देन एस होगा, आई इज इक्वल टू एस होगा, इनमें से कोई ध्यान रखिएगा। उस बिंदु पर संतुलन निर्धारित होता है। इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने पहले बताया था। पहला होता है जहाँ पर ए डी और ए एस आपस में बराबर होगा, वो बिंदु होगा। या फिर दूसरा बिंदु होता है जहाँ पर बचत और निवेश आपस में बराबर होता है, यानी कि आई एंड एस इक्वल होता है। उस बिंदु को संतुलन रोजगार की स्थिति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, बी, वाई इक्वल टू उत्पादन का संतुलन बराबर रोजगार का संतुलन, सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखना है कि ये तीनों ही स्थिति जो है संतुलन स्थिति को बताता है और ये सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कीन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? निवेश तथा आय के बीच, आय तथा उपभोग के बीच, बचत तथा निवेश के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो कीन्स का गुणक सिद्धांत जो संबंध बताता है निवेश और आय के बीच बताता है, ठीक है ना। यानी कि फार्मूला बन जाता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। निवेश में होने वाले परिवर्तन की तुलना में आय में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कितने गुना परिवर्तन होता है, इसके बीच में अनुपातिक संबंध की व्याख्या करता है गुणक। कौन सा कथन सत्य है?
के इक्वल टू 1/MPC, के इक्वल टू 1/MPS, के इक्वल टू 1/1 - एंड के इक्वल टू 1/1 + MPS। 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था के इक्वल टू, अगर आपको याद होगा 1/1 - MPC, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इस फार्मूले में देखिएगा 1 - MPC, अगर 1 में से MPC माइनस कर देंगे ये हमेशा MPS के बराबर हो जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या बन जाता है, कन्वर्ट होता है 1/MPS। दैट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कीन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया? कहान के आय गुणक से, कहान के उपभोग गुणक से, कहान के रोजगार गुणक के से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कहान के रोजगार गुणक से जो है उन्होंने गुणक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एमपीसी तथा गुणक में सीधा संबंध होता है, एमपीएस तथा गुणक में उल्टा संबंध होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है ए बी और दोनों। क्यों? क्योंकि के इक्वल टू 1/1 - MPC होता है और यही चीज़ बताता है 1/MPS। जहाँ पर अगर MPC बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा और MPS बढ़ेगा तो के घटेगा, यानी कि के और MPC के बीच में सीधा संबंध होता है और के और MPS के बीच में उल्टा संबंध होता है। ये दोनों ही सही व्याख्या करता है, ए और बी दोनों। यदि MPC इक्वल टू 0.5 है तो गुणक का मान कितना होगा? गुणक का मान के इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया 1/1 - MPC। तो 1/1 - 0.5 इक्वल टू 1/0.5, 1 से 1 हटा दिया तो कितना बचेगा? 5, 5 to the 10, ऑप्शन राइट, दैट इज आंसर इज 2। तो MPC 0.5 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर निर्धारित होना चाहिए था ये वाला बिंदु, नॉर्मली हम क्या कहते हैं इकोनॉमी, AS और AD यहाँ पर होगा, लेकिन अगर हमारा ये आय का संतुलन पहले यहाँ पर निर्धारित होता है तो क्या स्थिति करेंगे? ध्यान में रखिएगा, जितनी मांग की जरूरत है अगर उससे कम मांग होती है तभी जाके पूर्ण रोजगार से पहले जो है संतुलन स्थापित होता है, और इस स्थिति को कहते हैं न्यून मांग, मांग की अधिक, आंशिक मांग की दशा, इनमें से कोई नहीं, न्यून मांग कहेंगे। जब मांग में कमी होती है तभी ये स्थिति आती है। देखिएगा यहाँ पर AD है, इतना होना चाहिए, लेकिन ये यानी कि जितना होना चाहिए उससे कम है, दैट इज न्यून मांग। स्फीतिक अंतराल किसकी माप बताता है? न्यून मांग की, अधिक की मांग की, पूर्ण संतुलन की, इनमें से कोई नहीं। स्फीतिक अंतराल हमेशा अधिक मांग की स्थिति को बताता है और न्यून मांग की स्थिति बताने वाला कौन होता है? वो होता है अविस्फीतिक अंतराल। अविस्फीतिक अंतराल, ठीक है। स्फीतिक अंतराल यानी कि अधिक मांग, अविस्फीतिक अंतराल यानी कि न्यून मांग। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन है? अतिरिक्त मांग यानी कि अधिक मांग कौन सी स्थितियां हैं? जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, करों में कमी होती है, उपयोग, इन ऊपर की तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में क्या होती है? पूर्ति में वृद्धि होती है। पूर्ति यानी कि मुद्रा पूर्ति में लोगों के पास पैसे होते हैं, खूब जम के खरीदारी करते हैं, एट लास्ट होता क्या है? मांग में वृद्धि हो जाती है। तो जितनी आवश्यक मांग है उससे ज़्यादा मांग होने की स्थिति को अतिरिक्त मांग कहते हैं, और ये तीनों ही कारण ऊपर उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मांग की कमी के कारण रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी, न्यून मांग के कारण देश के कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, न्यून मांग के कारण उत्पादन का स्तर घट जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान में ये रखना है कि अब मांग की कमी है तो जाहिर सी बात है रोजगार में भी कमी हो जाएगी, न्यून मांग है तो कीमत स्तर में भी कमी हो जाएगी और उत्पादन का स्तर भी घट जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अविस्फीतिक अंतराल की दशाएं कौन सी है? मांग की तेजी में वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति तथा मांग दोनों बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी अविस्फीतिक अंतराल की दशा नहीं है।
आवश्यक अंतराल की दशा में मांग में कमी होती है, तेजी नहीं होती है। व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? अस्फीतिक दशाएं, स्फीतिक दशाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के कारण होता है, कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, उपभोग सभी। तो सार्वजनिक नीति में तीनों ही शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया घटाया जाता है, कर को बढ़ाया घटाया जाता है, ये सार्वजनिक ऋण को बढ़ाया घटाया जाता है। तीनों ही स्थितियां हैं जो राजकोषीय नीति, जिसको कहते हैं बजट नीति भी कह सकते हैं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में से किसे निर्धारित किया? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत कौन सा आता है? इसमें से होता है मुद्रा की पूर्ति, विदेशी विनिमय, नोटों का निर्गमन, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए जो केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करता है, दैट इज मुद्रा की पूर्ति। न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? बैंक दर में कमी किया जा सकता है, खुले बाजार से प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान में रखना यह है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए जरूरी है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़े, और बाजार में मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ेगी जब बैंक दर में कमी की जाएगी। खुले बाजार से प्रतिभूति खरीदने से बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी। प्रत्यक्ष कार्रवाई पर रोक से कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, और उपरोक्त सभी तो होना नहीं। इनका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? गुणात्मक साख नियंत्रण, जहां पर मुद्रा की पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं डाला जाता है। ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, उपरोक्त सभी, ये तीनों गुणात्मक साख नियंत्रण के इंस्ट्रूमेंट है। उनके ऑप्शन नंबर डी इज राइट। संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है कैसे? तकनीक में परिवर्तन के कारण, कारकों लेकिन श्रम को छोड़ के बाकी कारक, पूंजी, भूमि, साहसी के अभाव के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट तभी उत्पन्न होता है जब उत्पादन किसी कारण से घट जाए। तो ऑप्शन नंबर सी। उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है उपभोक्ता का अधिक उपभोग की ओर झुकाव, उपभोग तथा आय का अनुपात, आय का स्तर जिस पर उपभोग व आय के बराबर हो, अतिरिक्त आय जो उपभोग पर व्यय की जा सके। ध्यान में रखिएगा, उपभोग प्रवृत्ति हमेशा उपभोग और आय के बीच अनुपात को बताता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पादन में अनुपातिक रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि अगर रोजगार में वृद्धि होती है तो उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। कारण क्या है? अधिक कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, तकनीक स्थिर रहती है, कम कुशल तकनीक प्रयोग की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है यहाँ पर तकनीक, अगर की बात करें तकनीक स्थिर रहती है, केवल रोजगार वृद्धि होती है। तो जैसे रोजगार वृद्धि होने का मतलब उत्पादन के भी वृद्धि होना। मजदूरी कीमत जाल परिणाम है स्फीतिक अंतराल का, अविस्फीतिक अंतराल का, गतिरोध मुद्रास्फीति का, दोनों ए और सी। तो आपका आंसर होगा गतिरोध मुद्रास्फीति का है मुद्रा कीमत जाल। आय में वृद्धि होने के कारण उपभोग में वृद्धि होने से क्या होगा? अगर आय में वृद्धि होती है जिसके कारण उपभोग में वृद्धि होती है तो एडी वक्र का संचलन होता है, एडी वक्र के ऊपर की ओर खिसकाव होता है, एडी वक्र में नीचे की ओर खिसकाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा एडी वक्र का संचलन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल क्या होता है, उपभोग में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग एडी में कमी नहीं होती है? एडी कम नहीं होना चाहिए। कौन से कारण है? निजी उपभोग में कमी, एडी कम हो जाएगा, निर्यातों में कमी कम हो जाएगा, आयातों में कमी, सरकारी व्यय में आयात में कमी नहीं हो, ये जो है मांग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी निर्धारण का केंद्र सिद्धांत आधारित है किस पर? बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, अल्पकालीन विश्लेषण की मान्यता पर, एएस के पूर्णतः लोचदार होने की मान्यता पर, एएस मतलब सामूहिक पूर्ति, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही स्थितियाँ जो है केन्स के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और लास्ट क्वेश्चन है,
निवेश जो आय से स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा निवेश जो जिस पर आय का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही ब्याज का ना ही लाभ का, उसे बोलते हैं स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, स्थिर निवेश या माल सूची निवेश। हमारा राइट आंसर है स्वायत्त निवेश बोलते हैं, यानी कि स्वतंत्र निवेश भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। थैंक यू। वीडियो को अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। आपको वीडियो में कौन सी चीज़ पसंद आई, कौन सी चीज़ पसंद नहीं, क्या कमी रहेगी मेरे वीडियो में आपकी प्रिपरेशन के लिए, कमेंट करके बताइए। मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड हो, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू एवरीवन। लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपको मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा।